मोदी साहब रोए हैं उनके लिए, वो ऐसे सियासतदान हैं, उनके लिए मोदी साहब रोए हैं। कैसे सियासतदान हुए फिर वो? अब कुछ बातें बड़े लेवल की होती हैं। ओ क्यों, फिर आपको क्या लगा? क्योंकि देखिए आप भी जम्मू कश्मीर के, गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू कश्मीर के, पर वहां पर जाके जब बात हुई है तो फिर और कोई नहीं बल्कि मोदी साहब रोए हैं। चलिए, कुछ बातें बड़े लेवल की हैं, हम छोटे लेवल के छोटे कार्यकर्ता हैं। हमने अपने सारा इत्थे के रोड़े वाले यहाँ से जम्मू कश्मीर दी जनता का भला करना है। मोदी साहब की नहीं पता है कि वो कौन है? चलो मेरे इस टॉपिक तो और कोई अब अभी जल्दबाजी नहीं करनी डॉक्टर चाहिए। जितेंद्र सिंह द्वारा अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यूनियन टेरिटरी ठीक है, अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यूनियन टेरिटरी ठीक है, क्योंकि डिलिमिटेशन का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, और अगर चुनाव हो सकते हैं तो क्या आने वाले समय में स्टेटहुड का कोई एक प्रोपोगेंडा तो नहीं बन जाएगा, वो मैनिफेस्टो में तो नहीं आ जाएगा कि भाई हम आपको देंगे स्टेटहुड, अभी हम यूटी की बात कर रहे हैं, बाद में हम दे देंगे आपको स्टेटहुड। तब कश्मीर के सियासी गलियारों में कुछ ना कुछ हलचल जो है वो देखने को मिल ही जाती है, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कोई एक बयान आए और एक बयान के बाद क्या कुछ हो जाए ये पता नहीं चलता है। कोई आज भी 370-35 को वापस मांगने की डिमांड पर लगे हुए हैं, वहीं कई वो लोग हैं जो स्टेटहुड को वापस मांगना चाहते हैं। पर आखिरकार कब क्या पूरा होगा ये तो आम जनता जान पाई है, और ना ही सियासी लीडर्स। इस समय अगर बात की जाए तो कश्मीर के दौरे पर कोई आया है। कश्मीर के दौरे लगातार कई लोग कर रहे हैं, पिछले कई लोग जो हैं वो आने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर में घूमने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कश्मीर की हालात इस समय क्या है। पर क्या जम्मू के भी कोई आएगा, कोई पूछेगा, ये भी एक सवाल है। चलिए बातचीत कर लेते हैं। इस समय रविंद्र राणा जी मेरे साथ में मौजूद हैं। आखिरकार वो इस जो दौरा हो रहा है फॉरेन डिप्लोमेट्स का, वो किस तरीके से देख रहे हैं, पहले ये जान लेते हैं। सर, फॉरेन डिप्लोमेट्स दोबारा आए हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बार? क्योंकि जब पिछली बार आए थे तो कहीं ना कहीं वो जम्मू की ओर भी आए थे। इस बार क्या कुछ जम्मू की ओर भी दिखाना है, या फिर वापस कश्मीर से वापस कहीं और? विदेशी राजनयिक जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं वो एक दूसरे देशों में आते जाते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में पहले भी कई बार विदेशी राजनयिकों का आना जाना रहता है, फॉरेन डिप्लोमेट्स विजिट करते रहते हैं। और हमारे देश के भी जो थिंक टैंक्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से जानते हैं, वो अलग अलग देशों के टूर्स करते हैं, और ये एक प्रकार के स्टडी टूर्स होते हैं। चूंकि आपने देखा, जैसे आपने स्वयं कहा कि इससे पहले भी यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस का यहाँ दौरा हुआ था, और पिछले 25-30 सालों में जम्मू कश्मीर में, हमारे भारत में अनेकों बार इस प्रकार के डेलीगेशंस आते हैं। और आप एक बार फिर से यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, अमेरिकन डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वो जम्मू कश्मीर के अंदर चुने हुए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो जिला परिषद के हमारे डीडीसीज के मेंबर हैं, चेयरमैन्स हैं, हमारे चुने हुए ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष हैं बीडीसीज के, पंचीज हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से वो मिलते हैं। और उसके बाद उन्होंने जम्मू का दौरा करना है। जम्मू में भी वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से वो मिलेंगे, और उसके बाद उन्होंने एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट तैयार करनी होती है। हमने देखा कि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा बदनाम किया है। पाकिस्तान साजिश करता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया जाए, और इंटरनेशनल लेवल, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हों, वहाँ पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करता है जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर। और जब इस प्रकार के डेलीगेशंस, इस प्रकार के जो डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो यहाँ की वो हकीकत देखेंगे,
और उसके बाद जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है वो इंटरनेशनल लेवल पर फेल होता है। महबूबा मुफ्ती को ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रही हैं इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती हुई नज़र आ रही हैं। पिछले चंद दिनों में अगर बात की जाए, उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि फिर से हमें डिटेन किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का भी इस तरह का ट्वीट जो है वो नज़र आ ही जाते हैं। तो क्या अभी भी डिटेंशंस जो हैं वो चल रही हैं? क्या वो डिटेंशन को लेकर ही इस बार दोबारा से सवाल खड़ा कर दिया है? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते तो भारत में हैं, जम्मू कश्मीर में हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं नीयत में खोट है। जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे ही हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रकार का राग अलाप रहे हैं, इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं जैसे कोई अलगाववादी हो। विदेशी डिप्लोमेट्स कोई पहली बार जम्मू कश्मीर में आए हैं क्या? जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थे, वो जब उनके वालिद साहब चीफ मिनिस्टर थे, या इससे पहले की जो सरकारें थी तब भी तो विदेशी डिप्लोमेट्स आते थे, तो कोई पहली बार थोड़ी आए हैं। और विदेशी डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स एक दूसरे देशों में आते जाते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसको लेकर वो भी एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी छवि है हमारे देश की। हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमारे देश में हर मजहब के, हर धर्म के, हर जाति पंथ के लोग रहते हैं और मिलकर रहते हैं। सबको अब देश के कानून ने इक्वल राइट्स दिए हैं। दुनिया के किसी देश में इतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी हमारे देश में है और हमारे कानून ने दी है। ये हमारा देश है कि यहाँ अगर अटल बिहारी वाजपेयी साहब इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जैसा व्यक्ति जो एक बहुत गरीब खानदान से, चाय बेचने वाले खानदान से देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो एक दलित पिछड़े परिवार से श्री रामनाथ कोविंद जी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून, हमारे देश के डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत खूबसूरत हैं और ये इसी खूबसूरती में ये गुलदस्ता है, इसको हमने मेंटेन करके रखना है। देश से वापस जम्मू कश्मीर में आते हैं और कहीं ना कहीं इस समय ये चल रहा है कि स्टेटहुड की क्या बात होगी, क्या आखिरकार, क्योंकि अमित शाह जी द्वारा तो कहा गया है कि स्टेटहुड मिल जाएगा, पर क्या यहाँ पर अब क्या चल रहा है? क्योंकि कोई पार्टी कह रहा है कि स्टेटहुड चाहिए, कोई पार्टी कह रही है नहीं चाहिए। रविंदर राणा क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 सालों में हमने यहाँ स्टेटहुड देखी। यहाँ हमने शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, मुफ्ती साहब, उन सब की हमने गुलाम नबी आजाद के बारे में अब आप खुश हैं कि नहीं? इसके बाद हमने पिछले 70 साल जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तो यहाँ सरकारें देखी, और जब हमने यहाँ सरकारें देखी तो यहाँ के लोगों का हक लूटते हुए यहाँ के सियासतदान देखे। लोगों को हक नहीं मिलता था। गुज्जर बकरवाल लोग 70 साल पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांगते रहे, नहीं मिली। 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी ने गुज्जर बकरवालों को फॉरेस्ट राइट्स नहीं दिए, पूरे हिंदुस्तान में थे। इंटर डिस्ट्रिक्ट यहां से जो गुज्जर बकरवालों के बच्चे कश्मीर में जाके नौकरी करते थे, एनसी और कांग्रेस की सरकार ने कानून बना के बंद कर दी थी नौकरियां गुज्जर बकरवालों की, वो अब मोदी सरकार ने खोली हैं। गुज्जर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है, गुज्जर बकरवालों को फॉरेस्ट राइट्स दिए हैं। मैं बताता हूं, इसके साथ 70 साल नहीं ना दी, 70 साल जब स्टेटहुड थी तो यहाँ यूटी भी नहीं था ना। उस स्टेटहुड में पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी, दलित समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोगों को कोई अधिकार नहीं, महिलाओं के अधिकार छीने गए, इनजस्टिस किया गया। आज जब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है, देश के सारे कानून लागू हुए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बहुत अच्छे से लोगों का भला हो रहा है। एंटी करप्शन लॉ, यहाँ कोई करप्शन करता था पूछने वाला कोई नहीं था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989 हमारे देश के पार्लियामेंट ने पास किया, वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होने दिया, यहाँ जब स्टेट थी। अब ये सारे कानून यहाँ लागू हुए हैं। मेरा मानना है कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यूनियन टेरिटरी ठीक है, यहाँ का सिस्टम को और ठीक करने की जरूरत है।
अभी भी सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो आम लोगों को इंसाफ नहीं देने दे रहे। पर सियासी गलियारों में इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि बहुत जल्द चुनाव हो सकते हैं। अगर चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन का कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, और अगर चुनाव हो सकते हैं तो क्या आने वाले समय में स्टेटहुड का कोई एक प्रोपोगेंडा तो नहीं बन जाएगा, वो मैनिफेस्टो में तो नहीं आ जाएगा कि भाई हम आपको देंगे स्टेटहुड, अभी हम यूटी की बात कर रहे हैं, बाद में हम दे देंगे आपको स्टेटहुड, तब इलेक्शन के समय डीलिमिटेशन, पहले डीलिमिटेशन कमीशन यहां विजिट करेगा। 18 फरवरी को डीलिमिटेशन कमीशन की पहली बैठक है दिल्ली में। उसके बाद डीलिमिटेशन के सारे मेंबर्स जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट तैयार करेंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग डीडीसी के मेंबर्स, बीडीसी के मेंबर्स, चेयरमैनों से मिलेंगे। एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा, डिटेल्स ली जाएगी, पॉपुलेशंस का डाटा, एरिया का डाटा, कनेक्टिविटी का, एक्सेसिबिलिटी का, जो रिमोट एरियाज हैं उनके अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं उनका वो पूरा डाटा लेंगे। उसके बाद यहाँ डीलिमिटेशन की रिपोर्ट सबमिट होगी। फिर उस रिपोर्ट के अंदर अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन फाइल करने का महीना 2 महीना वो वक्त देंगे। उसके बाद वो फाइनल रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे। जब वो रिपोर्ट पब्लिश हो जाएगी उसके बाद जो है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ चुनावों की घोषणा करेगा। रखना कि राष्ट्रपति शासन और चुनाव अभी जल्दी नहीं होने वाले हैं। चुनाव में आपको बोलूं अभी जल्दी नहीं होने वाले हैं। पहले डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होगा। स्टेटहुड की यहाँ तक बात है, मेरे को नहीं लगता कि बहुत जल्दी हमको स्टेटहुड देनी चाहिए। यूनियन टेरिटरी ठीक है। आपकी बात पे विश्वास करें, अमित शाह जी की बात। अमित शाह जी ने ये बात कहा है कि 70 साल यूनियन स्टेट थी, हम यूनियन टेरिटरी से वापस स्टेट बनाएंगे, 70 साल नहीं लगेंगे। मेरा भी मानना है हम स्टेट देंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली स्टेट देंगे। 20 साल या 10 साल वेट करना पड़ेगा। चलिए वो देख, मेरा ये मानना है अभी बहुत सारी चीजें ठीक करना जरूरी है। टोटल करप्शन खत्म करना है, टोटल लोगों को हक मिलना चाहिए, टोटल लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए, ना इंसाफियां खत्म होना चाहिए। आपकी करप्शन की बात की, एक सवाल ना बहुत ज्यादा इस समय कहीं भी देख लेना नजर आ ही जाएगा कि आखिरकार भाजपा नेशनल लेवल पे भी और जम्मू कश्मीर में भी कि भाजपा जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी करती है, पैसे दे देती है, डरा भी देती है, ये भी करती है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही इल्ज़ाम जो है लगाया गया हर्षदेव जी द्वारा, हमारे ही इंटरव्यू में बोला गया, अलग इंटरव्यूज में भी बोला गया कि और सबसे बड़ी बात उनको भी, मनकोटिया जी को भी अगर वहाँ से वो हटे हैं तब भी कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ है। अब इसमें भाजपा क्या कहती है? देखिए, श्री बलवंत सिंह मनकोटिया जी एक बड़े लीडर हैं, 2 बार वो एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और मेरे को नहीं लगता कि वो किसी के दबाव के चलते या किसी से घबरा कर या किसी चीज से परेशान होकर वो पार्टी से रेजिग्नेशन करेंगे। सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया कि भाजपा वाले तो मेरे को मारने की धमकी देते हैं। ऐसा कोई धमकी नहीं दे सकता। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक यहाँ मूल्य हैं, यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, कानून है। अगर किसी को किसी ने धमकाया है तो उसको जो पुलिस प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं होता है। बाकी बलवंत सिंह मनकोटिया जी एक बड़े नेता हैं और वो मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं। वो किसी के दबाव के चलते कोई फैसला लेंगे मेरे को नहीं लगता है। बाकी 2 बार एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, क्या पता भाजपा में आ जाए, एक सीट अच्छी मिल जाएगी। देखिए, ये व्यक्ति विशेष का अपना निर्णय होता है, कोई दबाव में जाकर किसी को इस प्रकार का निर्णय नहीं करा सकता है। और ना ही हमने इस प्रकार की कोई रणनीति या इस प्रकार का कोई हमने खेल खेला है। वो उनके अपने घर का मामला है, ये उनका घर डिसऑर्डर हुआ है, उनको अपने घर को वापस ऑर्डर में लाना है, ना कि दूसरे किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। और अगर बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाते हैं तो आपको ये प्रश्न बलवंत मनकोटिया साहब से पूछना चाहिए, वो खुद जवाब दे देंगे। अरविंद रन्ना जी, आप हमेशा ही गुज्जर बकरवालों के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए, स्पेशली जम्मू वालों के लोगों के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं। एक सवाल मेरा ये है कि कुछ दिन पहले काफ़ी प्रोडक्शन हाउस जो है कश्मीर की ओर गए, कश्मीर में उन्होंने घूमा, देखा कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर जाकर वो शूटिंग कर सकते हैं। जम्मू में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पर शूटिंग हो। जम्मू के अंदर 3-4 ऐसे बड़े हमारे डेस्टिनेशंस हैं जिनको बहुत अच्छे तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे स्योज धार है, डिपार्टमेंट ने उनको बुलाने की कोशिश नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे उनको बुलाने की कोशिश जैसे स्योज धार है, आप अगर वहां जाएंगे आप स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे। आप जोहान्सबर्ग और आप जो उनके जो रिमोट
के एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, आप उनको भूल जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप भद्रवा की जो जाई और चिंता वैली है वहां चले जाएंगे, सरतिंगल चले जाएंगे, तो सर इसी प्रकार आप रजौरी पूंछ की ये बातें उनको कौन बताएगा? क्योंकि वो तो आए, सुनो ना, यहाँ पे जी वाले आए, अजय देवगन की प्रोडक्शन आई, सलमान खान की प्रोडक्शन आई, अरबाज खान की प्रोडक्शन आई, वो सारे आए, वो तो वहां से चले गए, उनको किसने बताया? जो रजौरी पूंछ में जो 7 सिस्टर लेक्स हैं, ये दरहाल और बुद्धल के ऊपर में जो, ये तो सर हम जानते हैं, वहां उनको कौन बताएगा? वहां के अंदर भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दूरदर्शन ने शूट की है, उसको बहुत जल्दी वो रिलीज होने वाली है। उसी प्रकार जाई चिंता और सरतिंगल जो भद्रवा का क्षेत्र है, और ये सियोजधार जो उधमपुर जिले और डोडा जिले के बीच में का एरिया है, जहां ये माना जाता है कि संजीवनी बूटी जैसे जो प्राकृतिक औषधियां हैं वहां पाई जाती हैं। ये तमाम एरियाज को हम डेवलप कर रहे हैं और आप आने वाले सालों में देखेंगे। इसी प्रकार जो अगर आप चले जाएं बनी, बिलावर, बसोली, डुड्डू, बसंतगढ़ के एरिया में चले जाएं, आप मानसर, सुरुईसर के एरिया में चले जाएं, ये सारे एरियाज को हम डेवलप कर रहे हैं। कितने आपने नाम गिनवा दिए, कई लोग ये बात जानते हैं, क्या फिर आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बातें होती हैं फिर लोगों में वो क्लैश आ ही जाता है कि भाई जम्मू वाले की घट लबना ते कश्मीर वाले की ज्यादा? पहले एकड़ी गल्लां हुंदियां हियां कि जम्मू वाले की ਜਿਹੜੇ अब्दुल्ला, मुफ्ती, गुलाम नबी और ये सारे जिंदियां सरकारां कांग्रेस दी होंदियां, ये सारे बड़ी खराबी करदे है, जम्मू दे कन्ने धोखा करदे है। हुण मोदी सरकार ने जम्मू कन्ने इंसाफ दिता रोए हैं उनके लिए, वो ऐसे सियासतदान हैं, उनके लिए मोदी साहब रोए हैं। कैसे सियासतदान हुए फिर वो? अब कुछ बातें बड़े लेवल की होती हैं। ओ क्यों, फिर आपको क्या लगा? क्योंकि देखिए आप भी जम्मू कश्मीर के, गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू कश्मीर के, पर वहां पर जाके जब बात हुई है तो फिर और कोई नहीं बल्कि मोदी साहब रोए हैं। चलिए, कुछ बातें बड़े लेवल की हैं, हम छोटे लेवल के छोटे कार्यकर्ता हैं। हमने अपने सारा इत्थे के रोड़े वाले यहाँ से जम्मू कश्मीर दी जनता का भला करना है। मोदी साहब की नहीं पता है कि वो कौन है? चलो, मेरे इस टॉपिक तो और कोई सवाल होगा तो ज्यादा ख्याल रखना। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आखिरकार वो सभी सवालों के जवाब जो लगातार आम जनता जानना चाहती थी और समझ रही थी, और ये जानना चाहती थी कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो जाती है कि जम्मू को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती जो कश्मीर को मिल जाती है। इस पर कहीं ना कहीं जवाब ज़रूर दिया गया कि आखिरकार जम्मू में भी ऐसी कई जगहें हैं, अगर उनको डेवलप किया जाए तो वो कहीं ना कहीं उस लेवल पर जा सकती हैं जो शायद कोई और जगह ना जा सके। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जब डेलीगेशंस आती हैं तो सवाल उस पर क्यों उठने लगते हैं। हो सकता है कि वो डेलीगेशंस आए और जम्मू की जनता की और कश्मीर की जनता की आवाज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करे जहाँ पर पहुँचानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।